जय हिंद। आज पढ़ा रहे हैं सत्ता की साझेदारी में आगे की तरफ। इसमें एक और पढ़ाना था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बेरूत के बारे में कहानी। बेरूत में भी ऐसे ही आए दिन घटना होती थी सत्ता को लेकर के। वहां पे 3 तरह के जाति थे, कैथोलिक, मुस्लिम और क्रिश्चियन। बेरूत शहर है ना, ये यूरोप का ही एक जगह है। यहां पे 3 तरह के जाति थे। एक तो कैथोलिक, दूसरा मुसलमान और तीसरा ईसाई। है ना। अब यहां पे आए दिन घटना होती रहती थी। आखिरी में मुसलमान की अलग जाति है, ईसाई अलग और कैथोलिक अलग अलग जाति है। मजबूरी में यहां पे तीनों को क्या किया गया, अलग अलग पद देना पड़ा। कैथोलिक को राष्ट्रपति का पद दिया गया, प्रेसिडेंट। मुसलमान को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। है ना। और जो बच गया सबसे कम जो था ईसाई का जनसंख्या, उसको क्या किया गया, उप प्रधानमंत्री का पद दे दिया गया। मसला खत्म। अब कोई भी ये नहीं कहेगा ना कि मुझे अधिकार नहीं मिला, है ना। इस तरह से ये सत्ता की साझेदारी में ये भी चीज जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी को कैसे बनाए। कल धर्मनिरपेक्ष के बारे में हो गया था। अब एक चीज दिया है इसमें कि परिवारवाद, वंशवाद और भाईवाद क्या होता है। परिवारवाद, भाईवाद और वंशवाद क्या होता है। और वंशवाद। परिवार क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का मुखिया, जिसका नाम था मुलायम सिंह यादव। उन्होंने क्या किया, खुद के रहते ही अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में
बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव, इन्होंने क्या किया, अपने बेटा तेजस्वी प्रसाद को क्या किया, राजनीति में ला करके और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसी प्रक्रिया को परिवारवाद या वंशवाद कहते हैं, भाईवाद कहते हैं। इसमें एक चीज और होता है कि जैसे नेपोटिज्म इसको कहा जाता है, इसको नेपोटिज्म भी कहा जाता है। मतलब अपने जगह पे, अब जैसे जय शाह, अमित शाह का बेटा, गृह मंत्रालय अमित शाह का बेटा, उन्होंने क्या किया, अपने बेटा को जय शाह को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। अभी क्या किया, वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया और बाद में आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद वंशवाद क्या होता है, ये खास करके महारानी में, यानी ये राजा वंश में होता था और अब नहीं है। जैसे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, अब वहां क्या है कि वहां का सारा कुछ, जैसे हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से इंग्लैंड का मुखिया कौन होती है, महारानी होती है। और वहां की महारानी एलिजाबेथ 1, महारानी एलिजाबेथ 2, महारानी एलिजाबेथ अभी 16वीं है ना। उसके अलावा वंशवाद में कौन आ गया, जैसे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, पहले इसी के कोरिया, हाँ कोरिया, इसके पिता थे, इसके चाचा थे, अब ये खुद कौन है, किम जोंग है। उसके बाद अब इनकी हो सकता है बहन बनेगी, है ना। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं, है ना। अब क्या है, नॉर्थ कोरिया में हो सकता है किम जोंग की बहन बनेगी, किम जोंग, है ना, उसका भी कोई बनेगा। तो ये क्या है, वंश दर वंश उसी वंश का आदमी बनते जा रहा है ना। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वंशवाद, है ना। ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं वंशवाद। अब अगला टॉपिक क्या है, अब इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि परिवारवाद एवं जातिवाद में बिहार के लोकतंत्र की किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ। कि परिवारवाद और जातिवाद ये बिहार के राजनीतिक को कैसे बना दिया, मुश्किल में डाल दिया। एक दिया है परिवारवाद और दूसरा जातिवाद। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक में इसका क्या प्रभाव है। परिवारवाद में क्या है कि अभी बता दिए थे कि अगर लालू प्रसाद यादव है, बिहार का मुख्यमंत्री थे ये, तो ये अगली बार ये अपने रिश्तेदार को ही टिकट देंगे। पहले तो अपने परिवार को, जैसे उन्होंने अपने जितने भी बेटा बेटियां सबको क्या किया, राजनीतिक में लाया। मीशा भारती, उनको अभी राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। तेजस्वी प्रसाद, तेज प्रताप यादव, इन सारे लोगों को क्या किया गया, परिवार वालों को अपने इसमें। इससे क्या नुकसान होता है कि अगर इनकी ये अपने परिवार को नहीं लाता, किसी अन्य को लाता, तो क्या होता, हो सकता था इससे बेहतर काम करता, इससे बेहतर काम करता। बहुत सारे पार्टी में ऐसे जो कि क्या करता है कि अपने पर, जैसे रामविलास पासवान, उनका बेटा चिराग पासवान, इन्होंने क्या किया। हाँ, नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को लालू यादव तो अपनी पत्नी को भी लाया, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी को नहीं राजनीतिक में लाया। ये इनके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई है। और नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है जो बिहार के अंदर उनके रहते हुए कोई ना तो जातिवाद, ना वंशवाद, ना परिवारवाद का हंगामा कर सकता है। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता तो उसको छोड़ने वाला नहीं है नीतीश कुमार।
ये चीज तो उनके अंदर ये अच्छाई है। तो परिवारवाद का मतलब क्या है, अगर किसी अदर लोगों को, किसी दूसरे लोगों को टिकट मिलता है तो क्या होता है कि हो सकता है उससे बेहतर काम करे। जातिवाद में क्या होता है कि अगर ये यादव है तो कोशिश रहता है ये यादव को ही टिकट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देखो, जैसे ठाकुर है, ये तो कोई योगी आदित्यनाथ कोई ठाकुर है नहीं, तो ये लेकिन अपने आप को ठाकुर क्या करके क्या करता है, ये हमेशा कोशिश रहता है कि ब्राह्मण को ही, ठाकुर ब्राह्मण को ही, या ब्राह्मण को भी, लेकिन ज्यादातर कोशिश रहता है कि ठाकुर को ही करे। ये दरअसल विशिष्ट समुदाय के है, लेकिन अपने आप को ठाकुर कहता है ना। तो ये जातिवाद जो क्या करता है, पूरी तरह से दूसरे लोगों को आगे जाने का मौका नहीं देता है, और ये क्या कहता है, उस समाज को, उस जगह को क्या कर नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है लैंगिक विभेद या असमानता क्या है। लैंगिक विभेद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, असमानता क्या है। देखो लैंगिक जो होता है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, मतलब कोई बॉय है, बॉय वर्सेस गर्ल्स, या इसको ऐसा ले सकते हैं, मेल वर्सेस फीमेल, यानी महिला पुरुष वर्सेस स्त्री। क्या होता है, देखो भेदभाव कहाँ होता है ये समझो। लड़कों और लड़कियों के आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है। आज के दौर में भी जहां पे हर परिवार में पुरुष को प्रधानता दी जाती है, किसको, पुरुष को प्रधानता दी जाती है, पुरुष को प्रधानता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। दूसरा, किसी भी तरह का निर्णय लेना है तो वो कहा जाता है कि उस घर में पुरुष ही लेगा, उस समाज में पुरुष ही उस किसी भी चीजों का निर्णय लेगा, महिला ले सकती है। जमीन जायदाद का बंटवारा हो तो उसमें पुरुषों का ही बराबर अधिकार होता है, महिलाओं का अधिकार ना के बराबर भी होता है, और होता भी तो बहुत कम होता है। उसके साथ ही महिलाओं के साथ आए दिन भेदभाव पहले भी था, जैसे सती प्रथा था, है ना, विधवा को साथ विवाह नहीं किया तो उसको डायन क्या करके उसके को प्रताड़ित किया जाता था। और आज भी पिछले 20 साल पहले तक लड़कियों को भ्रूण में ही जांच करवाया जाता था, और भ्रूण में जांच करके अगर ये पाया जाता था कि अगर ये लड़कियां हैं और लड़का है तो उसको होने जन्म लेने जाता, और अगर लड़कियां हैं तो उसको क्या किया गया, एबॉर्शन करवा करके उसको खत्म करवा दिया जाता था। इसके वजह से हमारे बिहार में 1000 में से 918, कितना, 918, 1000 पुरुष पे 918 स्त्री है ना, 1000 पुरुष पे 918 स्त्री है। एक बार कंफर्म हो जाते हैं, देखिए तो नौ सौ बिरासी दिया गया, सॉरी 981 था, 982 हो गया, वो उल्टा लिखा है 982, यानी अभी भी क्या है कि 18 का अंतर है ना। कि अगर
कहीं पे आबादी 1000 है पुरुषों का, तो वहां पे 982 ही महिलाएं पाए गए। क्यों पाए गए? क्योंकि उसके साथ भेदभाव किया गया है ना। तो इस तरह से इसको कहते हैं लैंगिक विभेद, है ना, कि लिंग के आधार पे भेदभाव करना। आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के 4 उत्तरदायी कारण लिखे हैं। समाज में स्त्रियों का जो हालात है उस पर क्या करें, 4 लिखना, 4-5 कुछ भी लिख दो ना। देखो पहला चीज क्या है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम आंकना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि पुरुषों को महिला के कंपेयर में पुरुषों को उच्च शिक्षा देना। माना जाता आज भी गांव घरों में पुरुषों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी आगे पढ़ाई के लिए मैट्रिक के बाद या नॉर्मली वो आगे पढ़ाई के लिए उसको क्या किया जाता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिला से दूसरे जिला भेजा जाता है, जबकि स्त्रियों को क्या किया जाता है, बोला जाता है कि तुम अपने यहाँ पढ़ो, पढ़ाई नहीं हो रही है तो बस रह जाओ। पहली बात। दूसरी बात क्या कि बहुत सारे घरों में स्त्रियों को आज भी एक बेसिक शिक्षा देकर छोड़ दिया जाता है या ना भी पढ़ाया जाता। बिहार के बहुत सारे ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे स्कूल नहीं रहने की वजह से शिक्षा में, लड़कियों की शिक्षा में भी कमी आई है। लेकिन अब क्या है कि स्कूल वगैरह खुल रही है तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है ना। तो मतलब क्या कह सकते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा का अभाव, महिला में पर्दा प्रथा। माना जाता है कि महिलाओं में पर्दा की वजह से वो आए मतलब किसी भी जगह पे किसी भी संस्थान पे काम करने से शर्माती है, जबकि या तो उसको क्या करे, पर्दा प्रथा से आजाद कर दे या पर्दे में रहते हुए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे सभ्य समाज का निर्माण जो है पर्दे से ही है ना। सभ्य समाज में निर्माण जो है वो पर्दे से ही है। शादी हो गया है ना, जो इस तरह से हुआ कि पर्दा में रहती हुई वो क्या करे, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी काम करें। तीसरा, दहेज प्रथा। स्त्रियों के साथ क्या होता है कि आए दिन दहेज के लिए, है ना, स्त्रियों को दहेज के लिए क्या होता है, एक तो पहले शादी नहीं होती है दहेज के बिना, और अगर दहेज के बिना हो भी जाती है बड़ी मुश्किल से या कम में हो गई तो उसको शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है। शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है, उसकी हालत जो है एकदम नरक से बदतर बना दिया जाता है। उसके बाद बाल विवाह एवं सती प्रथा। बाल विवाह ये अभी के टाइम में, और सती प्रथा। प्राचीन समय में महिलाओं को क्या किया जाता था कि उसके पति के मरने के बाद उसके पत्नी को उसके चिता पर लिटा करके उसको भी उसके साथ दाह संस्कार किया जाता था। पति के मरने पत्नी को, पत्नी के मरने पति को नहीं, पति के मरने पत्नी को दाह संस्कार किया जाता था। जबकि बाल विवाह में क्या होता है, और तुम्हारे पास बाल विवाह में क्या होता है कि आज भी बिहार के बहुत सारे क्षेत्र हैं, खगड़िया वगैरह, लखीसराय, जमुई या गांव के ऐसे क्षेत्र जहां शिक्षा की कमी है, वहां पे आज भी लड़कियों को कानूनन 18 वर्ष होने के बावजूद भी 12 साल से 15 साल तक में शादी कर दी जाती है। तो जब वो 12 से 15 साल में उसकी शादी कर दी जाती है तो वो ना तो मानसिक रूप से विकास कर पाती है, ना शारीरिक रूप से, है ना, और न ही उसे किसी तरह की शिक्षा दिया जाता। तो इस तरह से महिलाओं के ऊपर ये क्या है, एक तरह का कुप्रभाव है ना। इसके बाद
भ्रूण हत्या से क्या समझते हैं? बता दिए थे भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या बता दिए थे। क्या है भ्रूण हत्या? हम लोग भ्रूण हत्या में क्या होता है कि मां के पेट में पल रहे बच्चे है ना, उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, नई तकनीकी आई है अल्ट्रासाउंड में, जिसके तहत भ्रूण में पता चल जाता है, पेट में पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़कियां, है ना, पता चल जाता है लड़का है या लड़कियां। और अगर लड़कियां होती है तो क्या होता है, उसको हत्या करवा दिया जाता है, मतलब उसको एबॉर्शन करवा दिया जाता है ना। इसको हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे की जांच अल्ट्रासाउंड से करवाने के बाद, है ना, अगर बच्चे का ये पता चल जाए कि वो लड़की है तो उसको हत्या करवा दी जाती है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। इसका रेट है 943 अनुपात 1000। आज क्या है, भ्रूण हत्या का रेट है 943 बच्चा 1000। लिंग अनुपात जैसे हमारे देश का है, भ्रूण हत्या के कारण हमारे देश का अनुपात, अब वो था क्या 982 क्या था, वो बिहार का था। 1000 मर्द पे 982 औरत, ये हो गया पुरुष और ये हो गया स्त्री। यहाँ भी हो गया, यहाँ हो गई स्त्री और ये हो गया पुरुष, है ना। देश में ये हो गया, देश में, और ये हो गया बिहार में, बिहार में ये हो गया देश में। 1971 में एक कानून बनाया गया था, है ना, कि भ्रूण हत्या करना एक कानून अपराध है, लेकिन इसके ऊपर आज भी बहुत सारे जगह क्या होता है, पालन नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड या सेंटर वालों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस भूमिका में अब तो भले ही अल्ट्रासाउंड वाला लिख देता है कि भारतीय संविधान के संशोधन पे 1971 के आधार पे भ्रूण में जांच करवाना दंडनीय अपराध है, लेकिन क्या होता है, कुछ केस ऐसा आता है जिसमें बता भी दिया जाता है। अब कोई अल्ट्रासाउंड के मालिक का कोई बहुत करीबी है तो वो उसको बताया जाता है। अब भ्रूण हत्या में, लड़कियों की हत्या में एक रीजन ये भी है कि दहेज प्रथा। आज भी हम देखे हैं बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि जब उनके पास 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो उनके साथ क्या किया था, गलत बर्ताव किया था। हमने अपने आंखों से देखा है ऐसे लोगों को कि जिनके पास 2 बेटी 3 बेटी और बेटा ना हो। ये 99% हिंदुओं समाज में है, हिंदुओं समाज में, हमारे सोसाइटी में, बाकी और कहाँ क्या पता नहीं, लेकिन हमारे सोसाइटी में 99% ऐसे, और बहुत कम 1% उन मुस्लिमों में जो मूर्ख चपाट का होता है ना, मूर्ख चपाट का होता है ना। ऐसे यहाँ भी क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या हुआ कि जागरूकता आया है, और इन लोगों ने भी लड़कियों को क्या किया, लक्ष्मी का रूप दे करके कुछ सुरक्षा आ गई। लेकिन यहाँ भी दिक्कत है कि जब तक दहेज प्रथा नहीं खत्म होगा तब तक ये क्या होगा, हिंदुओं में भी ये चलता ही रहेगा। मुसलमानों में भी कुछ ऐसे भिखमंगे हैं जो क्या करता है, सिर्फ इसीलिए अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या आगे की शिक्षा दी जाती है या अच्छे जगह काम करने दिया जाता है ताकि उसे दहेजों में एक अच्छी राशि मिल सके, है ना। अब आगे चलते अगला क्या पॉइंट है। अच्छा, हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार के बारे में एक चीज ये पढ़ना कि हमारे देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, या बिहार के महिलाओं का क्या योगदान है। देख लेते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन है। चार 5 पॉइंट है, खत्म कर देते हैं।
बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो बिहार के विकास में महिलाओं का भी अहम योगदान है। बिहार भारत का बीमारू राज्य में से एक आता है। बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसमें से एक राज्य है बिहार। बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। सिर्फ बिहार के हर साल 7 लाख व्यक्ति भारत छोड़ के विदेश में काम करने जाते हैं। बेरोजगारी की यह हाल है। लेकिन फिर भी जिस तरह पुरुषों का विकास हो रहा है, आज बिहार की महिलाओं भी उससे कोई कम नहीं है। अभी करंट ताजा अपडेट के हिसाब से अगर 5 पुरुष शिक्षक है तो 5 महिलाएं भी शिक्षक है। महिलाएं भी IAS IPS की तैयारी कर रही है। महिलाएं भी अलग अलग विभागों की तैयारी कर रही है। महिलाएं भी अलग अलग योजनाओं में काम कर रही है। तो बिहार में महिला जो है स्त्री के कंपेयर में, पुरुष के कंपेयर में महिलाएं भी कदम से कदम मिला करके काम कर रही है। तो बिहार के विकास में इस पुरुष के साथ साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे चलते हैं। क्या है अगला पॉइंट? है देखो, अगला पॉइंट है सामाजिक विभेद। एक तो वो था लिंग विभेद, अब है सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद के अंतर्गत क्या है? जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में करने वाला भेदभाव, इसको सामाजिक विभेद कहते हैं ना। जन्म, जाति, भाषा, धर्म। देखो, जन्म, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव करने वाले को क्या कहते हैं? सामाजिक विभेद कहते हैं। मेरा जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य में चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, एक छोटा सा तुच्चा सा जगह असम, जो कि खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, यहां भी जाने पर क्या होता है? बिहारियों के साथ बहुत ही बुरा भेदभाव किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए एक खतरनाक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, है ना, मेघालय, कुल 7 है ना। इन लोगों के साथ क्या कर, पूरे देश का आदमी भेदभाव कर रहा है। भेदभाव क्या कर रहा है? अब एक बात बताओ, अरुणाचल प्रदेश में सुबह कितने बजे हो जाती है? 4:30 बजे, और शाम हो जाती है 4 बजे मान लो, मतलब अंधेरा हो जाता है 4 बजे। 6 बजे पूरी तरह से अंधेरा हो जाती है। तो यहाँ पे ड्यूटी हो जाना चाहिए 8 से 3 बजे तक, 8 से 3 बजे तक। लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या कर दिया गया है? जो पूरे भारत में है वही रूल यहाँ पर भी रखा गया है। इससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों की परेशानी को नहीं समझा जा रहा है ना। और यहाँ के लोगों को भारत का नागरिक भी मानने से क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी भी सरकार है जो कि यहाँ के लोगों के साथ परेशानी भरा। असम में देख लो, असम
यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जिसको कहा जाता है कि तुम भारतीय हो ही नहीं, है ना। तो ये हो गया जन्म के आधार पर इसके साथ भेदभाव। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर एक होता है SC और एक होता है ST। SC होता है जिसमें आ गया जो शेड्यूल कास्ट में जो हमारे समाज में होते हैं, जैसे मोची, है ना, और है बहुत सारा, क्या बोला क्या कहें, दूम, है ना। तो इसको वैसे लिख सकते हैं पासवान, है ना, ये दुसाध कहलाता है दरअसल, है ना। और एक होता है ST। ST क्या होता है ना, ST क्या होता है, ये शेड्यूल ट्राइब, ये लोग हमारे समाज के लोग हैं, लेकिन ये जो है ना हमारे समाज से हट करके जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करता है, इसको ST कहते हैं। इसको क्या होता है, इसके साथ ही बहुत सारा भेदभाव करता है। इन्हीं कारणों से ST में जब अधिकार नहीं मिल पाया तो ये लोग क्या किया, एक संगठन बना लिया जिसका नाम रखा गया नक्सली। दरअसल ये नक्सली है नहीं, लेकिन इनके अधिकार के साथ हनन हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या, ये लोग नक्सली बन गए। धर्म के आधार पर बहुत सारे जगह धर्म के आधार पर क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव पे क्या होता है वो भी गलत तरीका अपनाता है। धर्म के आधार पर भी नहीं करना चाहिए। आज भारत में क्या होता है, माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है बहुत सारे जगह पे डायरेक्टली। हमारे असम के तो चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं भारत से मुसलमानों को खत्म कर दूंगा, है ना। ये नहीं बोलना चाहिए, ये इनका अपना विचार है, लेकिन नहीं बोलना। भाषा के आधार पर ये तो सबसे गंदे तरीका से फैला कर रखा है भाषा। अगर बिहार के कोई व्यक्ति इन सारे राज्यों में जाते हैं, या उत्तर प्रदेश वगैरह में जाते हैं, इसमें एक उत्तर प्रदेश भी है, तो क्या होता है कि बिहार के लैंग्वेज भाषाओं की वजह से, या अगर कोई यूपी के लोग महाराष्ट्र में अगर वो मराठी नहीं जानता तो उसके साथ भी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। तो भाषा के आधार पर भी वहाँ पे अगर कोई मराठी भाषा बोल रहा तो उसको, बंगाल में इस तरह का नहीं है माहौल, बंगाल बहुत शांत है। आगे चल रहे हैं, ये था सामाजिक विभेद, है ना। अब अगला चलते हैं कि नस्लवाद। नस्लवाद क्या होता है जी, समझो। ये हो गया सामाजिक। सबका PDF मिलेगा, सबका PDF मिलेगा, PDF दे देंगे। नस्लवाद एक नक्सलवाद था, वो नक्सलवाद था, वो नक्सलवाद ये एक समूह है। और ये नस्लवाद क्या होता है समझो, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव। अफ्रीका के थे ना नेल्सन मंडेला, उनको अफ्रीका वासी उनके साथ भेदभाव करता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन किया जिसमें, हाँ हमारे यहाँ भी क्या होता है कि कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है जो रंग के आधार पर भी लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है ना। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे रंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, इसको हम नस्लवाद कहते हैं, है ना। गोरा और काला, है ना। क्षेत्रवाद तो बोल ही दिए, क्षेत्रवाद में जैसे जन्म वाला बात बताए थे कि कोई अगर दूसरे जगह का जन्म है, उसको मान लो बिहार का जन्म है और वो महाराष्ट्र में गया, तमिलनाडु में गया, असम में गया, तो उसके साथ गलत तरीके से बिहेव किया, अपने क्षेत्र से लगातार दूसरे क्षेत्र में अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है ना। यानी वो क्या करेगा, दूसरे क्षेत्र अपने अगर कोई बिहार का आदमी है और अपने जगह के लोगों को क्या करेगा, वो पसंद करेगा, और दूसरे क्षेत्र वालों के साथ वो क्या करेगा, बुराई करेगा, उसके खिलाफ रहेगा, इसको हम लोग क्षेत्रवाद कहते हैं। अब इसमें एक आता है सांप्रदायिकतावाद। देखो ये देश को सांप्रदायिक है ना, सांप्रदायिकतावाद, सांप्रदायिकता। देखो सांप्रदायिकता बहुत
इसके साथ क्या है कि बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, आज हमारे देश क्या है, सांप्रदायिकता के माहौल में झुलस रहा है। यानी इसका मतलब हो गया क्या, सीधा सा हुआ, एक व्यक्ति दूसरे को नीचे दिखाना, एक व्यक्ति दूसरे को नीचे दिखाना सांप्रदायिकता कहलाता है। चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो निवास के स्थान पर हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अगला पॉइंट, वर्ण व्यवस्था पढ़ना नहीं है, बहुसंख्यकवाद पढ़ा देते हैं। देखो बहुसंख्यकवाद, संख्यावाद, देखो एक होता है अल्पसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक, और दूसरा होता है बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कम, जिसकी जनसंख्या कम हो, और जिसकी जनसंख्या अधिक हो उसको बहुसंख्यक कहते हैं। भारत में अल्पसंख्यक क्या है, मुस्लिम है ना, मुसलमान है, और बहुसंख्यक क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, ये सब अल्पसंख्यक कहलाता है। बहुसंख्यावाद, वाद में गहरा ये कर ऐसी व्यवस्था जिसमें केवल और केवल बहुसंख्यावाद की ही वर्चस्व चलता हो या अधिकार होता हो, बहुसंख्यावाद कहलाता है। जैसे श्रीलंका में बताए थे कल कि सबसे ज्यादा किसका है, सिन्हली बौद्ध धर्म, कितना परसेंट है, 78% है। और यहाँ पे सरकार भी किसका है, साम्राज्य भी किसका है, सिन्हली बौद्ध का ही है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, बहुसंख्यावाद कहेंगे, है ना, जहाँ पे जिसकी ज्यादा संख्या है और उसका वर्चस्व चलता हो तो उसको कहेंगे बहुसंख्यावाद, है ना। अब अगला पॉइंट, भारत विधायिका महिला की प्रतिनिधि स्थिति क्या, वो नहीं पढ़ना है, बस हो गया इतना ही। बहुसंख्यावाद, है ना। और एक और पढ़ लेना कि जातिवाद से क्या कुप्रभाव है, इसका तुम लोग खुद से, जातिवाद का क्या कुप्रभाव है, क्या नुकसान है, इसका तुम लोग खुद से निकाल कर मतलब बनाना, है ना, देखना, इसका डिस्क्रिप्शन में। आज का क्लास इतना ही, और पहला चैप्टर खत्म हो गया, सत्ता की साझेदारी।